हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अपनी तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 का पूरी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आप टीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती हो दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आप सबको देखने को मिलती है। तो जो क्लासेस का शेड्यूल है, टाइम टेबल है, जिसको आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो आप आके हमें फटाक से वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो आपका पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका भी लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो पीडीएफ है इसके साथ से जो क्लास का अपडेट हो रहा है डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप जाके यहाँ पे फटाक से हमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन बता दिया जाए कि जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, यूपी बीएड का फॉर्म जो आपका देखिए, जो पहले जो पिछली तारीख थी जब फॉर्म बंद होगा, तो उसको वापस उन्होंने क्या है डेट बढ़ाकर क्या ये महीने की लास्ट तक कर दिया गया है। तो जिसका भी अभी कोई डॉक्यूमेंट बाकी था, जिसका नहीं बन पाया था, वो जाके फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। ये महीने की लास्ट तारीख तक, ठीक है, 31 मार्च तक जो आपका फॉर्म भरा जाएगा। और बिहार वालों की बात करें तो बिहार वालों का जो आपका फॉर्म है अगले महीने की 9 अप्रैल को फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या देगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देगा, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, बताइए। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक उस देश की प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। साधारणतः इसे जो है उस देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या के भाग, ठीक है, कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय को भाग देंगे किससे, कुल जनसंख्या से उस देश की। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका दूसरा नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भारत के भुगतान संतुलन को जो है किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, बताइए। भारत के भुगतान संतुलन को जो है किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, भारत एक आपका विकासशील देश है, महंगाई तथा बेरोजगारी यहाँ की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापना के द्वारा जो है भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे तीनों के तीनों कथन आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापना, ये सभी के द्वारा जो है भारत के भुगतान संतुलन को जो है ठीक किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा, बताइए। उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा होता है साथियों। औसत लागत होता है, सीमांत लागत होता है, कुल लागत होता है, या नियत लागत होता है। तो देखिए, उल्टे यू का आकार आपका होता है साथियों सीमांत लागत में, जो आपका पीला पिकअप देगा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा यहाँ तक, ठीक है। आप लोग आंसर देते हुए चलिए और ध्यान से समझते हुए क्वेश्चन को चलेगा, ठीक है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है, बताइए। गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, जो आपका यानी कि दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि स्वैच्छिक रिटायरमेंट से, ठीक है। क्लियर से इसका में इसको जो है गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहते हैं, ठीक है। क्लियर से स्वैच्छिक यानी कि खुद की इच्छा से क्या है रिटायरमेंट, उसको जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कहते हैं, और उसी को जो है गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देंगे 5वां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा, बताइए। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है साथियों।
वस्त्र उद्योग है, इस्पात उद्योग है, पर्यटन उद्योग है, या खेल कूद के सामान का उद्योग है, कौन सा है? तो भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण आपका इस्पात उद्योग है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस्पात उद्योग एक पूंजी प्रधान उद्योग है क्योंकि इसका उत्पादन बड़े स्तर पर ही होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका छठा नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की है? बताइए, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति जो है अभी तक केवल एक बार जो है लागू की गई है साथियों? आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति, या वित्तीय आपात स्थिति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक आपात स्थिति, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अभी तक भारत में केवल एक बार ही लागू की गई है। ठीक है, क्लियर है। भारत में अब तक जो है 3 बार आपात स्थिति लागू की गई है, जिसमें 2 बार जो है बाह्य आपात स्थिति, एक 1962 में तथा दूसरी जो आपकी 1971 में। इसके कारण तथा एक बार 26 जून 1975 को जो है आंतरिक आपात स्थिति के कारण जो है आपात स्थिति लागू की गई थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। टोटल 3 बार ही अपनी आपात स्थिति जो है लागू की गई है। ठीक है, तो 2 बार आपकी बाह्य स्थिति, मतलब 2 बार जो आपकी बाह्य आपात स्थिति लागू की गई है, और एक बार जो है आपकी आंतरिक आपात स्थिति लागू की गई है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ये आपका 1975 में हुआ था, और ये आपका जो है सॉरी, ये आपका 1962 और 1971 में हुआ था, और आंतरिक आपात स्थिति आपकी 1975 में हुई थी। ठीक है, ये आपका एक 1962 और एक आपका 1971 में, और एक आपका हुआ था 1975 में। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन आप देखें, 7वां नंबर क्या देगा? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा? बताइए, मूल अधिकारों से संबंधित मामला जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मूल अधिकारों से संबंधित एक आपका महत्वपूर्ण मामला है, जो कि उनका 1967 में हुआ था। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 8वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर करो। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसने प्रदान किया गया था? बताइए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों वेन सांगा को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम जो है वेन सांगा को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 9वां नंबर क्या दिया गया है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में करेगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 10वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से द्रविड़ काजगम के संस्थापक कौन थे? बताइए, निम्नलिखित में से द्रविड़ काजगम के संस्थापक कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, द्रविड़ काजगम के संस्थापक आपके पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। पेरियर पेरियार, ठीक है, पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर जो है आपके द्रविड़ काजगम के संस्थापक थे। ठीक, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है साथियों? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया है आपका यहाँ पर सही नहीं है? तो देखिए, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु जो आपकी 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, सही बात है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु जो कि 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये भी सही बात है। और तीसरा कथन क्या देगा? राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु की 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, गलत है। ठीक है, राज्य विधान सभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, जो आपका कथन दिया गया आपका यहाँ पे गलत कथन था। ठीक है, और चौथा क्या है? ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान की ये पात्र व्यक्ति की आयु आपकी 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये भी सही कथन है। ठीक है,
लेकिन ये जो दिया गया राज्य विधानसभा में निर्वाचन की आयु व्यक्ति, अभी ये भी आपका कथन तो सही है 17, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये कथन भी जो दिया गया आपका यहाँ पे, ये भी सही है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, क्या सही नहीं है ना। लोकसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा में 30 वर्ष। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, देख लेते हैं इसको भी। राज्यसभा में आपका कितना दिया गया है, ठीक है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु, एक मिनट इसको देख लेते हैं। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए साथियों, 25 वर्ष, ये भी आपका सही है। ठीक है, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा हमको। एक मिनट रुक जाइए। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, इसका भी देख लेते हैं क्वेश्चन। आपका सभी के सभी कथन यहाँ पे सही है साथियों, कोई कथन आपका गलत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही है, यहाँ पे कोई तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो ये सभी के सभी कथन जो आपके सही है, एक भी कथन आपका यहाँ पे गलत नहीं है। एक बार चाहिए तो आप चेक कर लीजिएगा, फिर भी आपका सब कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, कोई कथन गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका 12 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जो चिकित्सक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जो कि आपका चिकित्सक नहीं है साथियों। तो देखिए, सुश्रुत दिया गया है, चरक दिया गया, धन्वंतरी, ये तीनों क्या आपके चिकित्सक थे, लेकिन आपका चारवाक जो आपके चिकित्सक नहीं थे, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारवाक एक दार्शनिक थे जो नास्तिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करते थे। खाओ पियो और मजे उड़ाओ उनका जो है प्रमुख सिद्धांत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपका 13 नंबर, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम जो है सही है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम जो है आपका सही है। तो देखिए, सबसे पहले आपके जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, सभी को इतना तो पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले आपके प्रधानमंत्री बने थे, जो कि आपके 1947 से लेकर 1964 तक जो उनका शासनकाल था। ठीक है, और उसके बाद आपकी इंदिरा गांधी बनी थी। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई आपके आए थे। इंदिरा गांधी का शासनकाल आपका लेके 1966 से लेकर 1977 तक था। उसके बाद आपके मोरारजी देसाई का शासनकाल आपको 1977 से लेकर आपका 1989 तक था। उसके बाद आपके चरण सिंह चौधरी, चरण सिंह का जो शासनकाल था आपका 1979 से लेकर आपका 1980 तक था। ठीक है, क्लियर सभी को। तो शासनकाल जो आपका इनका सही कालानुक्रम आपका 2 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4 जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 14 नंबर, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारतीय सर्वेक्षण जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर, क्या देगा, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी, बताइए। मुगल साम्राज्य की जो नींव है दिल्ली में किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी। तो आपका राइट आंसर पानीपत की पहली लड़ाई के जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई आपकी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुई थी। ठीक है, जिसमें बाबर आपका विजयी हुआ था। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1526 ईस्वी में किसको, इब्राहिम लोदी को हरा कर, ठीक है, बाबर ने यहाँ पर क्या है मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर, क्या देगा, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है, बताइए। सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी या सरिस्का। तो देखिए, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार आपका जो है सुल्तानपुर है। ठीक है, सुल्तानपुर तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध
रजिस्टर किया गया, बताइए। लाहौर षड्यंत्र मामला जो है किसके विरुद्ध जो है रजिस्टर किया गया? तो आपका राइट आंसर साथियों भगत सिंह के, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को? लाहौर षड्यंत्र मामला सरदार भगत सिंह के विरुद्ध जो है रजिस्टर किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर, क्या देगा? आकस्मिक आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? देखिए आकस्मिक बाढ़ का जो संबंध दिया गया साथियों यहाँ पे हो जाएगा आपका चक्रवर्ती तूफान से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 19 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा, बताइए। चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, लद्दाख है, या लक्षद्वीप है? तो देखिए आपका जो दिया गया यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र आपका लद्दाख हो गया, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र आपका दिल्ली होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा? 20 नंबर, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। सहायक नदी है और मुख्य नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है साथियों? देखिए चंबल जो है आपकी सहायक नदी है यमुना की, ठीक है। सोन किसकी सहायक नदी है? सोन जो आपकी साथियों सहायक नदी है किसकी? तो गंगा की, ठीक है। और मानस किसकी है? तो आपकी ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। 2 1 3 आपका मिलान है, ठीक है। तो उपयुक्त में से किस जोड़े या किन जोड़ों का सही मेल बैठता है? तो केवल आपका यहाँ पे 3 का जो जोड़ा सही मेल बैठ रहा है, ठीक है। बाकी आपका देखिए चंबल जो है यमुना की है, सोन जो आपकी गंगा की है, मानस जो की ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 21 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र आपके शीतल क्यों होते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होता है? देखिए काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र की ऊष्मा परावर्तित करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए गर्मियों में जो है श्वेत वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उन्हें क्या है प्रभावित करते हैं, इसकी वजह से जो आपके श्वेत वस्त्र होते हैं ज्यादा शीतल होते हैं, ठीक है, काले वस्त्रों के मुकाबले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर, क्या रहेगा? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, बताइए। धातु के चादरों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। क्लियर है? तो धातु की चादर में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे? क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, ताकि जो है हैंडल गर्म ना हो, जिससे आपका हाथ ना जले, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 23, गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है, बताइए। एक्सॉन है, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, या धमनी है? किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? तो देखिए किडनी की कार्यात्मक यूनिट जो आपकी होती है साथ ही यहाँ पे नेफ्रॉन होती है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था, बताइए। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको जो है प्रथम एकता प्रदान किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपका 25 नंबर, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का, 150 दिन का, 180 दिन का, या 190 दिन का? तो देखिए मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है साथियों, यहाँ पे 120 दिन दिया गया है, ठीक है। तो आपका 120 दिन का होता है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में? तथा श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है। और आरबीसी का 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 में क्या देगा? भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण होती है, बताइए। भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ठीक है। भाप अंगार गैस जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो है मिश्रण होती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 27 में क्या देगा? गर्भाशय यानी कि उम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या, बताइए। गर्भाशय यानी कि उम्ब के लिए आपका वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए आपका वैकल्पिक शब्द आपका यूटरस हो जाएगा, यूटरस, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए, गर्भाशय के लिए आपका वैकल्पिक शब्द यूटेरस हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, पीतल किससे बनता है? तो पीतल की अगर बात की जाएगी तो पीतल जो आपका देखिए तांबा और जिंक के संयोग से बनता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। पीतल जो है तांबा तथा जिंक से निर्मित एक आपकी मिश्र धातु होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 29, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? बताइए, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? देखिए, फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो आपके होते हैं साथियों, यहाँ पे होते हैं लाल, नीला, हरा। ठीक है, इन तीनों कलर के क्या बोलते हैं, मेल से आप कोई भी कलर बना सकते हैं, लाल, पीला, हरा, RGB इसको ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल, नीला, हरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 30 नंबर, क्या देगा है? निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? बताइए। तो देखिए, आपका पहला तो अपचयन और दूसरा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके। ठीक है, तो लोहे में जंग लगने का कारण आपका अपचयन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया दोनों हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 31 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस की अगर बात की जाएगी साथी, तो अवतल लेंस हमेशा जो आपका देखिए आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अवतल लेंस हमेशा जो है सीधा, आभासी तथा वस्तु का जो है छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा होगा 32, क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? बताइए, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का जो आपका अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फोम प्रकार का। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थों में लगी आग में फोम प्रकार के अग्निशामक का जो है प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका दिएगा यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, 33 नंबर, क्या देगा? आकाश किस कारण से नीला होता है? बताइए, आकाश जो है किस कारण से जो है नीला होता है? तो देखिए, आकाश जो आपका वायुमंडल में प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण जो आपका नीला दिखाई देता है। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण जो आपका आकाश का रंग नीला होता है, जिसमें बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? बताइए, मलजल मलजल उपचार के मंथन टैंक का जो कार्य है किसे निकालना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तेल तथा वसीय पदार्थ का। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 35 था, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत जो है किससे बचाव प्रदान करती है? तो आपका राइट आंसर पराबैंगनी किरणों से। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव करती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 36 नंबर, इनमें से किसका सही मेल नहीं है? ठीक है, कौन सा सही मेल नहीं है? तो सोमदेव देव वर्मन का आपका बैडमिंटन के साथ दिया गया है, ये आपके एक टेनिस खिलाड़ी थे। तो इनका जो संबंध दिया गया आपका यहाँ पे सही नहीं है। गगन नारंग आपका निशानेबाजी में है, अर्जुन अटवाल जो आपके गोल्फ में है, अनीता सूद जो आपके तैराकी में है। ठीक है, लेकिन आपका जो बैडमिंटन आपका इनका जो संबंध है आपका टेनिस से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नाइट्रोजन। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि नाइट्रोजन एक आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका 38 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नगर के निकट आपका
पालीताना मंदिर स्थित है? बताइए निम्नलिखित में से किस नगर के निकट आपका पालीताना मंदिर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका भावनगर के, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? पालीताना मंदिर आपका भावनगर गुजरात में स्थित है, जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपका 39 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दिए। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? बताइए कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को आपका ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कोयले की खानों में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, कोयले की खानों में काम करने वाले ज्यादातर व्यक्तियों को जो है कार्बन के कारण ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 40 नंबर, निम्नलिखित में इसका मेल करें। ठीक है, सूची वन का सूची दो से मिलाकर भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका तमिलनाडु का। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी की अगर बात की जाएगी तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, क्लियर है? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे जब मैं बोलूंगा तब। ठीक है, कथकली, कथकली कहाँ का है? तो कथकली की बात की जाएगी तो कथकली आपका केरल राज्य का है। ठीक है, और उड़ीसी जो है आपका उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, फटाफट अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 4 3 2 1 आपका मिलान है, कूट आपका जो दिया गया ये वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 41 में क्या देगा? भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना में वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में जो है 30 मिनट की उड़ान भरी थी? बताइए भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने जो है भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में जो है 30 मिनट की उड़ान भरी थी साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में जो है 30 मिनट तक जो है उड़ान भरी थी। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? बताइए भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट जो है किस राज्य में किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर में, नागालैंड में, मणिपुर में, या राजस्थान में? तो भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट जो आपका पोखरण राजस्थान में किया गया था। ठीक है, पोखरण राजस्थान में किया गया था, जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 43 नंबर, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जो आपका जूनो है? बताइए नासा के किससे संबंधित मिशन का जो नाम है जूनो है? शनि, मंगल, बृहस्पति या इनमें से किसी के नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नासा के बृहस्पति ग्रह से संबंधित मिशन का जो नाम है जूनो रखा गया है। तो जो आपका पीएल 80 वाला विकल्प दिया गया है आपका 43 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 44 नंबर, बताने की कोशिश कीजिए भारत के किस नगर को जो है भारतीय राज्य की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बताइए भारत के किस नगर को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है बेंगलुरु शहर को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, बेंगलुरु को आपका सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत के नगर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपका 45 नंबर है, निम्न में से कौन एक आपका सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, भूटान, मालदीव, म्यांमार। तो भारत का सदस्य एक कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर म्यांमार, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में। ठीक है, तथा वर्तमान में इसमें जो सदस्य देशों की संख्या आपकी कितनी है? 8 है। कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और आपका अफगानिस्तान है। म्यांमार इसमें नहीं शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 40 से, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? बताइए द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था आपका वर्साय की पक्षपातपूर्ण संधि। ठीक है, वर्साय की पक्षपातपूर्ण संधि, राष्ट्र संघ की असफलता, गुप्त संधि समझौते, ये सभी थे। तो जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत आपकी 1 सितंबर 1939 को हुई थी तथा यह जो है 6 वर्षों तक चला था। ठीक है, इसमें जो है कुल 61 देशों ने भाग लिया था तथा 2 सितंबर 1945 को इसका अंत हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 47 क्या जाएगा? जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल की दिशा होती है कैसी? बताइए
तो उसकी जो दिशा होती है आपकी ऊर्ध्वामुखी होती है, ठीक है, ऊर्ध्वामुखी होती है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु किसी द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो डुबोने पर वस्तु के भार में स्पष्ट रूप से कमी प्रतीत होती है तथा वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो उसको आपका ऊर्ध्वमुखी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें आपका 48 नंबर, क्या देगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बाज है, गरुड़ है, मयूर है या कबूतर है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो दिया गया आपका मयूर यानी कि मोर है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 49 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता जो आपकी गैर सदस्य करता है? बताइए किस निकाय की अध्यक्षता जो आपकी गैर सदस्य करता है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों राज्यसभा की, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति अपने पद पर वेतन ग्रहण नहीं करता बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना जो है वेतन ग्रहण करता है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका 50 नंबर, क्या देगा? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ? बताइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? देखिए डंपिंग डंपिंग का अर्थ होता है साथियों वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करता है, जो आपका दिया गया ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हॉर्न एवं गोमेज के अनुसार राशि पातन यानी कि डंपिंग का सबसे सामान्य प्रकार तब उपस्थित होता है जब उत्पादन को जो है विदेश में स्वदेशी बाजार से भी कम कीमत पर या उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर बेचा जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं आपका डंपिंग। तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको जो है क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।